है। महागठबंधन में सीट को लेकर के तकरार जारी है। आरजेडी ने बांकीपुर सीट पर दावा कर दिया है। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया। बांकीपुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार देगा। 2025 में भी आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार दिया था। आरजेडी सबसे मजबूत और ताकतवर पार्टी, ये मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। तो देखिए, हालांकि जो ये बांकीपुर की सीट है वो बीजेपी का अपना गढ़ रहा। लगातार नितिन नवीन कई टर्म से वहां से जीतते रहे। हालांकि इस बार राज्यसभा और फिर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी में संभाल रहे हैं। ये सीट खाली है और इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है और ऐसे में आरजेडी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। पटना के बांकीपुर सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है 30 तारीख को, इस पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार देगी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 44,000 लगभग वोट लाए थे। मुख्य विपक्षी दल है, धरातल पर सबसे मजबूत बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बाकी फैसला नेतृत्व को करना है, लेकिन ये तय है कि विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है। इधर आरजेडी की दावेदारी के बीच कांग्रेस ने भी बांकीपुर पर सीट पर दावा ठोक दिया है। साथ ही आरजेडी के दावे पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, इसलिए कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत है। जो दल बिना बात किए दावा करे वो गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता। कांग्रेस ऐसे दलों की बात मानने को मजबूर नहीं है। बांकीपुर सीट पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत बनता है। बांकीपुर सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन्हें इस पर निर्णय लेना है। हमें अकेले निर्णय नहीं लेना है। और अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत किए उस पर अपना दावा कर रहा है या अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन से अलग है, वो बाकी दलों को महत्व नहीं दे रहा है। तो हम वैसे किसी सहयोगी को महत्व देने के लिए विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। वहां हमारी मजबूत दावेदारी है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर फुटबल शुरू हो गया है। जिस कांग्रेस के नेता कल तक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने अब अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। तो सहयोगी आरजेडी भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही कांग्रेस आरजेडी में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं है, बल्कि उनकी आपस में ही लड़ाई है और ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी, एनडीए को ही अपना समर्थन देगी। में विपक्ष की लड़ाई भाजपा से नहीं, आपस में है। जन स्वराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कर रही है। जिस महागठबंधन में नेता, नीति और नियत पर ही सहमति नहीं है, वह भाजपा को क्या चुनौती देगा? चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। तेजस्वी यादव तो यूरोप के यात्रा पे चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिर्फ फिटौवल चल रहा है। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। रवि, जिस तरीके से 2025 के भी चुनाव में हमने देखा महागठबंधन के अंदर सीट फुटौवल किस तरीके का रहा और हर्ष कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों का कैसा रहा, ये सब ने देखा। फिर से इस उपचुनाव में भी वही हाल, वही नजारा इन पार्टियों को लेकर के देखने को मिल रहा है। आरजेडी का अपना दावा, कांग्रेस का अपना दावा, दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं, अपने दावे ठोक रहे हैं। इन सबके बीच इस चुनाव को, उपचुनाव को कैसे देखा जाए? रवि, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो रवि, शायद रवि आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे? जी रवि, कांग्रेस की तरफ से अपने दावे किए गए हैं कि पारंपरिक सीट हमारी रही है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी दावा ठोक दिया कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि कल तक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर का समर्थन हम करेंगे, लेकिन अब अपने अपने दावे और अपना अपना आलाप है। इस तरीके से अब कैसे इस उपचुनाव को देखा जाए महागठबंधन के नजरिए से, या फिर कहें भी उस महागठबंधन को? देखिए, यही बात जो है वो बांकीपुर विधानसभा को लेकर के जो चुनाव होना है और आज से नामांकन शुरू है और उससे पहले जो है वो
गठबंधन में जो है तकरार शुरू हो गई है। और पहले जो कांग्रेस कह रही थी कि प्रशांत किशोर को समर्थन जो है वो देना चाहिए और एकजुट होकर के जो है ये लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि बीजेपी को मात दी सके, लेकिन आरजेडी का जो दावा है वो शुरू हो चुका है। आरजेडी ने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2025 में आरजेडी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार दिया था, रेखा गुप्ता जो है वहाँ से उम्मीदवार हुई थी और लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट उनको पड़े थे। तो आरजेडी का कहना है कि यहाँ पे जब उनका उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है तो उसका उम्मीदवार यहाँ पे जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आरजेडी ने घोषणा कर रही है, दावा ठोक रही है, लेकिन किसी भी सहयोगी दलों से अभी तक बातचीत नहीं हुई है और जिसके कारण कांग्रेस की नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर बिना सहयोगी दलों के, अगर समर्थन के, बिना सहयोगी दलों से बात किए हुए अगर उम्मीदवार का दावा किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उस पर कांग्रेस का भी दावा बनता है। क्योंकि पिछले विधानसभा में आप अगर देखेंगे 2025 का जो विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में भी जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कई सीटें थी, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें थी, जहां पे फ्रेंडली फाइट बताया गया। आरजेडी के और कांग्रेस के दोनों के उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और यही कारण था कि वहां से जो है वो बड़ी हार हुई थी। और इस उपचुनाव में जो बांकीपुर का उपचुनाव है, इसे लेकर के एक बार फिर से जो है कांग्रेस और आरजेडी जो है वो आमने सामने है। ऐसे में अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो फिर बीजेपी से चुनाव लड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा नहीं हुई है। निश्चित रूप से आरजेडी जो तेजस्वी यादव हैं, उनके प्रमुख यहाँ पे जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के आला कमान जो है आपस में मिलकर के तय करेंगे। लेकिन ये जो दावा है ये निश्चित रूप से विपक्ष को जो है वो परेशानी पैदा कर सकता है। जी, और ये जो परेशानी महागठबंधन के अंदर से उपज रहा है, ये परेशानी एनडीए को बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है? बीजेपी के लिहाज से अगर इस सीट को देखें तो गढ़ भी रहा ये बीजेपी का अपना। देखिए, बीजेपी माइलेज में पहले से है, वो इसलिए भी है कि यहाँ पे लगभग 30-35 सालों से जो है वो बीजेपी का कब्जा है। और दूसरी सबसे खास बात है कि ये बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन का सीट है और बीजेपी किसी कीमत पर इस सीट को जो है वो हल्के में नहीं लेगी। यहाँ पे पूरी ताकत न सिर्फ नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बल्कि बीजेपी की पूरी टीम जो है यहाँ पे लग गई है। पिछले दिनों बीजेपी के जो कोर कमेटी की बैठक हुई, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, वहाँ पे लगातार बातें हुई कि यहाँ पे पिछले बार जो चुनाव है उससे ज्यादा सीट जो है वहाँ से ज्यादा संख्या से इसको जीता जाए। तो इसे लेकर के देखिए, अगर एकजुट होकर के बीजेपी लड़ रही है, पूरा दमखम लगा रही है, ऐसे में अगर विपक्ष की एकजुटता नहीं होगी तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए और बीजेपी को जो है वो माइलेज मिलता रहेगा। जी, आरजेडी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो क्या 2025 वाला ही प्रत्याशी दोहराया जाना है आरजेडी की तरफ से, या फिर कुछ सोच रहे होंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव? हालांकि वो यूरोप टूर पे हैं अभी। देखिए, यहाँ पे आरजेडी में जो तय करना था, माना जा रहा है कि लगभग तेजस्वी यादव ने तय कर दिया है और तय करने के बाद ही जो है वो यूरोप की यात्रा पे निकले हैं। अब माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी 102 दिनों में, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले बार जो उम्मीदवार यहाँ पे थी वही उम्मीदवार जो है आरजेडी फिर से रिपीट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया चेहरा जो है वो पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपचुनाव में इतना मजबूत कोई चेहरा नहीं है। पिछली बार जो उन्होंने 2025 के जो विधानसभा में जो उम्मीदवार यहाँ से लड़ी थी उन्हें काफी अच्छा बहुमत मिला था। हालांकि लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से वो हारी थी, लेकिन 40,000 से ज्यादा वोट भी आए थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे आरजेडी अपने पुराने उम्मीदवार को ही फिर से रिपीट करती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि आरजेडी से उससे लीड लेना है या फिर आरजेडी को नुकसान पहुंचाना, ऐसी मंशा कई बार नजर आई। क्या उसी मंशा से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारा जा सकता है? हालांकि इस बात की संभावना फिलहाल बयानों में नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि यहाँ पे अगर बांकीपुर के अगर उपचुनाव को देखें तो यहाँ पे कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हमेशा इस बात को खलती है कि वहाँ पे कोई भी सीट पे जब चुनाव होता है और वहाँ पे जब उम्मीदवारी की बात आती है तो आरजेडी जो है अपने तरफ से उम्मीदवार खड़ा करता है, इससे पहले दावा ठोकना शुरू करता है और गठबंधन से जो है वो बातचीत नहीं होती है। ये कांग्रेस के तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में भी यही कई जगहों पर हुआ और ये उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्हें उम्मीदवार उतारना है या फिर गठबंधन का एक उम्मीदवार हो तो उससे पहले बैठकर बातचीत हो कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। तो यहाँ पे
इसी कारण जो है कांग्रेस भी जो है वो अपना दावा ठोक रही है, लेकिन ये आपसी जो तकरार है वो इस चुनाव में मुश्किल में डाल सकता है गठबंधन को। जी, प्रशांत किशोर की भी एंट्री है। ये लड़ाई हम सीधे बीजेपी वर्सेस आरजेडी माने या फिर त्रिकोणीय लड़ाई की भी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, पिछले नतीजों को अगर देखें तो यहाँ पे एक तरफा जो जीत है वो हुई थी और यहाँ पे विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। बांकीपुर जो सीट है वो लगातार नितिन नवीन यहाँ से रहे हैं, उनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन ने यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत किया है, जैसे लोगों के बीच जो घूमा है, उससे उनको हमेशा मजबूती रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने ऐलान करके निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है। प्रशांत किशोर ये चाह रहे थे कि गठबंधन जो है वो अगर उसका समर्थन मिले तो ये जीत जो है वो कांटे की बन सकती है, क्लोज फाइट हो सकता है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर यहाँ से अगर लड़ते हैं और साथ में कांग्रेस आरजेडी अगर यहाँ से उम्मीदवार देती है, फिर मुश्किल हो जाएगी प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक समीकरण है बांकीपुर में, वहाँ पे जिस तरह से कायसों का यहाँ पे वोट बैंक है, ब्राह्मण का जो वोट बैंक है, स्वर्ण का जो वोट बैंक है, इसी बिना पे जो है प्रशांत किशोर यहाँ पे लग रहा था कि अगर गठबंधन का साथ मिलता है तो अति पिछड़े को वोट मिलेगा और अच्छी जीत हासिल करने के करीब हो सकते हैं। लेकिन अगर गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है तो फिर ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा और बड़ा मजबूत होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं सीएम सम्राट चौधरी की, जिन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर महत्वपूर्ण सड़कें होंगी, पार्कों का भी नामकरण उनके नाम से किया जाएगा। जिला मुख्यालयों के लिए सीएम का ऐलान कि मुखर्जी के नाम पर निर्माण और नामकरण किए जाएंगे। सीएम ने पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि अखंड भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले युग पुरुष भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्क, सड़क का निर्माण और नामकरण किया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ा ऐलान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के बंगाल में भी आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी ने भी बड़ा ऐलान किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के कि उनके नाम पर महत्वपूर्ण सड़कें होगी, पार्कों का जो नामकरण है वो भी हम उनके नाम पर करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। शैलेंद्र, पार्कों और सड़कों का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर भी बंगाल चुनाव रहा उनके लिए, किस तरीके से सम्राट चौधरी के इस ऐलान को देखा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए खास तौर पर एक है कि भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्क, सड़क का निर्माण एवं नामकरण किया जाएगा। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब यह फैसला किया जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बिहार के सभी जिलों में पार्क और सड़क का निर्माण कराया जाए। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ही एक पोस्ट किया है और ये एक कहीं न कहीं बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सड़कों और पार्कों का जो नामकरण है वो किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार सरकार ने जमीनी स्तर पर जन समस्याओं के निपटारे के लिए पहले से ही सहयोग शिविर व्यवस्था लागू कर रखी है, जहां जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम से अपनी समस्या के समाधान को लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अब सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर महीने के दूसरे मंगलवार को राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से होगी। बिहार के तमाम वैसे फरियादी जो अपनी समस्याओं को लेकर लगातार जिला स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं, उनकी फरियाद जो है वो अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो सुनेंगे। जी हाँ, पूरे बिहार में अब राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया गया है, जो हर एक महीने के दूसरे मंगलवार को लगाया जाएगा। और सबसे खास बात होगी कि वैसे लोग जो जिला स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में
वो शामिल हुए हैं, लेकिन वहां से अगर संतुष्ट नहीं है तो सीधे मुख्यमंत्री के पास आकर के अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं। और इसकी पहली शुरुआत जो है वो 14 जुलाई से होने वाली है। और आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो सीधा जो है फरियादियों की बात सुनेंगे और उसके लिए तमाम जो वैसे लोग जो आवेदन देना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए बताया गया है कि जो सहयोग पोर्टल है उस पर जाकर के अपना जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन जो है वो दे सकते हैं। और उसके लिए पिछले जो जिला स्तरीय जो कार्यक्रम हुए हैं, जिला स्तरीय जो सहयोग कार्यक्रम लगे हैं, उसका जो रेफरेंस नंबर है, उसका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर उसमें डालना होगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर OTP आएगा, जिसके जरिए वो सत्यापित किया जाएगा कि तमाम जो जानकारियां हैं उस ऐप पे अपलोड हो जाएंगी कि आपकी जो समस्या क्या है। और आपको लगता है कि अगर आप वहां से संतुष्ट नहीं हैं तो सीधे राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और सीधे यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो लगातार जो है वो अपनी बातों को सुनेंगे और उन समस्याओं का सीधा जो है निदान है वो निकालेंगे। सहयोग कार्यक्रम के जरिए लगातार लोगों की समस्याओं को जो है वो सुलझाया जा रहा है। और जो व्यवस्था बनाई गई है कि अगर 30 दिनों तक अगर उस कार्यक्रम के तहत अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो जो अधिकारी है वो स्वतः निलंबित भी हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था जो शुरू की गई है कि अब सम्राट चौधरी सीधे जो है लोगों की बात सुनेंगे और उसका निदान निकालेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण किया गया है। थार से अपहरण करने अपराधी पहुंचे थे। अपहरण के बाद जमकर पिटाई भी की गई है। पिटाई के बाद युवक को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस ने 50 किलोमीटर तक थार का पीछा किया। थार पर छात्र RJD का झंडा लगा हुआ था। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने थार को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। काजी मोहम्मदपुर इलाके में ये घटना हुई है। सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े ये वारदात हुई है। औरंगाबाद के निवर्तमान DEO और DPO पर आरोप है। निवर्तमान DEO सुरेंद्र प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। निवर्तमान DPO भोला कुमार कर्ण पर भी आरोप लगा है। शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों ने मोर्चा इनके खिलाफ खोला है। दोनों के तबादले के बाद शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना की राशि का मामला है यह, जहां 700 स्कूलों के HM का योजना में पैसा फंसा हुआ है। अपने जेब से 20-20 हजार की राशि खर्च कर परिभ्रमण कराया गया। 25-26 वित्तीय वर्ष में स्कूलों ने यह परिभ्रमण कराया। एक सप्ताह में ही HM को पैसे का भुगतान होना था। कमीशन नहीं देने पर करोड़ों की राशि लैप्स हुई। शिक्षक संघ सरकार ने ट्रेजरी में राशि उपलब्ध करा दी थी। निवर्तमान DEO और DPO ने 5 माह बाद भी ये बिल पास नहीं कराया। शिक्षक संघ ने कमीशन के चक्कर में बिल नहीं पास करने का आरोप लगाया है। अब CM सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि इनके कार्यकाल की औरंगाबाद में जांच हो। रशनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रशनीश, निवर्तमान DEO और DPO पर क्या आरोप है और शिक्षकों का क्या मानना है? देखिए राहुल, सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इस बीच औरंगाबाद से खबर आ रही है जहां पर तबादले के बाद शिक्षकों का आक्रोश जो है भड़क उठा है और जो निवर्तमान DEO है सुरेंद्र प्रसाद और इसके साथ साथ जो DPO भोला कुमार कर्ण है, इन पर बड़ा आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री शैक्षिक परिभ्रमण योजना जो है उसके तहत लगभग 700 स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने अपने मद से 20-20 हजार रुपये जो है पॉकेट से खर्च करके बच्चों को परिभ्रमण करा दिया। लेकिन 5 महीने तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय चक्कर लगाते रहे। सभी बिल जो है जमा करने के बाद भी बिल पर हस्ताक्षर DEO के द्वारा नहीं किया गया, DPO के द्वारा, जिसकी वजह से लगभग 1.25 करोड़ की राशि जो है लेप्स कर गई है और उसके बाद इनका तबादला हो गया है। जो सुरेंद्र प्रसाद हैं ये अब DEO जहानाबाद बन गए, जबकि भोला कुमार कर्ण जो है नालंदा के DPO बन गए हैं। ऐसे में लगातार प्रधानाध्यापकों का आक्रोश भड़क उठा है। सभी ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और CM सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है कि जो DEO और DPO है इनके पूरे कार्यकाल की औरंगाबाद में जांच हो, क्योंकि इन पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज का भी आरोप लगा है। कुल मिलाकर इससे पहले भी जो DEO जहानाबाद है वर्तमान में और निवर्तमान DEO औरंगाबाद है,
ये सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किए थे, दरभंगा 300 किलोमीटर आकर एक शादी अटेंड किए थे, जिसके बाद भी सुर्खी में आए थे। लेकिन अब देखना है कि शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा, ये बात हमेशा मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री करते हैं। इस मामले पर भी उम्मीद है कि उच्च स्तरीय जांच होगी और प्रधानाध्यापकों को न्याय मिलेगा। जी शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। जाते जाते औरंगाबाद जिले के सभी प्रधानाध्यापकों का करोड़ों रुपया गबन करके यहां से जा रहे हैं। इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, इस बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे और जिस प्रकार जब तक शिक्षकों को जो करोड़ों रुपए गबन हुआ है, शिक्षकों के पास वह पैसा नहीं मिलता है, तो सुरेंद्र प्रसाद का भी वेतन बंद होना चाहिए। चले बात मुंगेर की करेंगे, जहां कुंडी गांव में खेत की जुताई को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत जोतने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कटियारी पंचायत के जेडीयू पंचायत अध्यक्ष सुनील दास अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित सुनील दास ने दिलीप यादव, वंदना देवी समेत 9 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें घायल किया गया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। घटना का वीडियो सामने आया है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है और उसके शव को फेंका गया है। घटना सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहसराय थाना क्षेत्र अड्डा की है। मृतक इस्लामपुर के रानीपुर का रहने वाला निरंजन चौधरी था, जो किसी काम से बाजार निकला था। जब वो घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। वहीं आज सुबह उसका शव सोहसराय अड्डा पर पुल के नीचे मिला। मृतक के शरीर पर चाकू के निशान है और मौके से ही चाकू भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर काम धंधा करती है, मतलब लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती है। कहाँ काम धंधा करती है? ये मंत्री गली में रहती है। काम तो यहीं पर अगल बगल में ही करती है, बहुत जगह करती है, 3-4 जगह। ये इनके हस्बैंड है। कल शाम से ही मतलब बारिश होने के पहले ही आए थे और चिकन विकन ला के दिए हैं कि बना के रखना, तो आके खाएंगे। और उसके बाद जो है गायब हुए हैं बारिश होने के बाद से। उतने में फिर घर ना गया 8 बजे के बाद से, तो हमको 9 बजे जखनी से खोजने लगा सगरो। 12 बजे पुल पर बार के खोजे हैं, सब में नहीं मिला है। पेट में चाकू गिरा नावल है, गंजी में कन चप्पड़ फटल है, खून से धर। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां टॉप 10 अपराधी सोनू और मोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठे विवाद की जांच तेज हो गई है। रविवार को मुंगेर रेंज के डीआईजी और सीआईडी की टीम बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव पहुंची और ग्रामीणों दोनों आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई। इधर सोशल मीडिया पर सोनू और मोनू का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों हथियारों से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसपी ने कहा है कि गिरफ्तारी से जुड़ा वायरल वीडियो जांच के दायरे में है। उन्होंने बताया कि बरामद पिस्टल अपराधियों की थी, लेकिन वीडियो बनाने की प्रक्रिया की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। जब पुलिस के साथ हाथापाई और पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश हुई तो उसको पकड़ करके ले जाया जा रहा था। उनमें से जो 2 भाई थे अलग अलग दिशा में भागे। एक भाई को पकड़ने क्रम में जब उसका हथियार हैंडल किया जा रहा था तो सिपाही के द्वारा प्रतिक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत होती है, जिसकी वजह से ये भ्रम पैदा हुआ कि कहीं वो हथियार उसी के पास तो नहीं रखा जा रहा, जो कि हम क्लियर कर देना चाहते हैं उसी आदमी का हथियार था। और टीम ने एकदम न्यूज़ 18 पर खबरें